नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी को केदारनाथ से मिला आशीर्वाद। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर छिड़ी रार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराज तीर्थ पुरोहितों को मना लिया। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है। सीएम धामी आज खुद केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने नाराज तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले नाराज तीर्थ पुरोहितों को मनाना सीएम धामी की बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष अभी भी देवस्थानम बोर्ड पर सरकार को घेर रहा है। कुल मिलाकर क्या मान लिया जाए कि अब उत्तराखंड में देवस्थानम पर छिड़ी रार खत्म हो गई है, यह लड़ाई अभी जारी है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर छिड़ी रार के बीच आज धामी सरकार ने बड़ी राहत की सांस ली है। दरअसल आज नाराज तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के आशीर्वाद के बाद तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की। वहीं विपक्ष की ओर से लगातार सरकार की घेराबंदी की जा रही है। आपने आज प्रदेश भर में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का दावा कर रही है। कोई विरोध नहीं, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी ने कहा है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके अलावा जो वहाँ पर तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखने के लिए हम लोग गए थे। सभी तैयारियां देखी, सब तैयारियां ठीक से हो गई हैं, कुछ जो रह गई हैं आज शाम तक पूरी हो जाएगी। साथ साथ में वहाँ पर 400 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। साथ में आदिगुरु शुक्राचार्य जी की समाधि का भी जो है उस दिन अनावरण होने वाला है। सरस्वती घाट बनकर तैयार हो गया है और हमारे जो आस्था पथ है, आस्था पथ का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ साथ अन्य जो प्रथम चरण के जो काम हैं वो पूरे हो चुके हैं। द्वितीय चरण के काम उस दिन उसका शिलान्यास होने वाला है। भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी नए रूप में वहाँ बनने लगी है। एक्ट को भंग करने की एक सूत्रीय मांग तीर्थ पुरोहितों की 2 साल से रही है और आज केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 2 कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने तीर्थ पुरोहितों को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि 30 नवंबर तक देवस्थानम एक्ट को भंग कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान हमारे चारों धामों में जो आंदोलन 1 नवंबर से शुरू हुआ है वो आंदोलन जारी रहेगा और हम एक बार फिर से सरकार से निवेदन करते हैं कि वो जो वादा तीर्थ पुरोहितों से उन्होंने आज केदारनाथ धाम में किया है उस वादे को वो पूरी तरह से निभाएं। वहीं देवस्थानम बोर्ड पर छिड़ी रार के बीच राज्य में सियासत भी गरमा रही है। दरअसल आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने केदारनाथ धाम पहुंचकर और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उनके हक में आवाज उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी 70 विधानसभाओं में आप कार्यकर्ताओं ने बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। देवस्थानम बोर्ड भाजपा सरकार का गैर लोकतांत्रिक निर्णय और थोपा गया निर्णय है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी पंडा पुरोहित समाज हक हकूकधारियों के साथ खड़ी है। हमारे सीएम उम्मीदवार कर्नल कोटियाल जी आज उनको समर्थन देने के लिए केदारनाथ पहुंचे हैं। इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होता, चाहे हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। मजबूर हैं वो लोग भी, उनके सामने अपनी आजीविका का संकट है उनकी और हमारे सामने आस्था का संकट है। ये संकट सरकार ने पैदा किया है। ये एक एक्ट बनाकर दोनों पक्षों के बीच एक ऐसा संकट पर पैदा कर दिया कि एक अपनी आस्था के लिए चिंतित है और दूसरा पक्ष अपनी आजीविका के लिए चिंतित है। तमाम जो हमारा 4 धाम यात्रा पर डिपेंड जो लोग थे वो अपनी आजीविका के लिए आज आशंकित है। तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवस्थानम बोर्ड के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य गठन के बाद से 20 साल में सबसे बड़ा सकारात्मक कदम है। केदारनाथ में उनके साथ जो भी हुआ वह देवभूमि की पहचान के अनुकूल नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि ऐसे नाजुक समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ नहीं जाना चाहिए था। तो बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए, इसमें 51 मंदिर और भी हैं
जिनमें रख रखाव की भी समस्या है। और यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में तमाम जगहों पर ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, वहाँ पर उसके बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसको अध्ययन की जरूरत है। कुल मिलाकर भले ही सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों से आश्वासन के बाद मना लिया हो, लेकिन तीर्थ पुरोहितों की बोर्ड के विरोध में लड़ाई अभी भी जारी है। देखना होगा कि राज्य सरकार के आगे देवस्थानम बोर्ड पर क्या निर्णय लेती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड पर छिड़ी रार के बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराज तीर्थ पुरोहितों को मना लिया है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की। सीएम धामी खुद केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने नाराज तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और 30 नवंबर तक का समय मांगा है। लेकिन तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और वो इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो आश्वासन दिया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि देवस्थानम बोर्ड पर छिड़ी रार क्या अब खत्म हो जाएगी? चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। ब्रजेश सती तीर्थ पुरोहित है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस डिबेट की शुरुआत ब्रजेश जी मैं आपसे ही करूंगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, चूंकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब पहुंचे थे तो वहां पर उनको दर्शन करने को नहीं मिला था और उन्हें वापस ऐसे ही आना पड़ा। आज लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि पहुंचे और वहां पर उन्होंने बहुत ही सकारात्मक एक टिप्पणी की है कि आप सभी जो है उनकी बातों से सहमत हैं और जो उन्होंने वक्त मांगा है, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? देखिए, भाजपा का चेहरा और चरित्र जो है देवस्थानम बोर्ड पे जो इनकी कार्यशैली रही है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री एक स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं और केवल वो तारीख पे तारीख और आश्वासन पे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 11 सितंबर को जब मुख्यमंत्री ने चारों धामों की तीर्थ पुरोहितों को आमंत्रित किया था और 22 महीने से चला रहा आंदोलन उन्होंने केवल 22 मिनट में इसलिए स्थगित करा दिया 30 अक्टूबर तक। उन्होंने कहा, उनके एक शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके तीर्थ पुरोहितों से कहा कि मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि मैं उस कैबिनेट का सदस्य था जिसने देवस्थानम एक्ट को लागू किया जी। उसके बाद हमको 30 अक्टूबर का टाइम इन्होंने दिया था, लेकिन इस 30 अक्टूबर के टाइम में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हाँ, इस बीच इन्होंने जो हमसे कहा था कि 8 मेंबर्स जो है आपके चारों धामों के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो हाई पावर कमेटी में आप लोग रखेंगे और हमारे पंचायत के अध्यक्ष ने 8 नाम इनको सुझाए थे। लेकिन इन्होंने किस तरह से चालाकी की और किस तरह से तीर्थ पुरोहितों को गुमराह कर रहे हैं उसका मैं नमूना पेश कर रहा हूँ। बद्रीनाथ से 3 नाम जो सुझाए गए थे उन 3 नामों को हटा करके 3 ऐसे नामों को दिया गया, उसमें से 2 लोग तो तीर्थ पुरोहित है ही नहीं। रविंद्र पुजारी कर्णप्रयाग के एडवोकेट हैं, संजय शास्त्री ऋषिकेश के एडवोकेट हैं, ये लोग तीर्थ पुरोहित है ही नहीं। इनको आपने तीर्थ पुरोहित बना के जो है हाई पावर कमेटी में इसलिए रखा कि ताकि जो है वहां पर असंतुलन हो जाए और हमारे भाजपा की मानसिकता के लोगों का प्रभुत्व हो, ताकि हम मनमानी करके इस हाई पावर कमेटी की संस्तुति कर सकें। तो यहाँ पर भी इन्होंने तीर्थ पुरोहितों को गुमराह किया। अब जब ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का 5 तारीख का दौरा है, विवाद होगा, ये नेशनल इश्यू बन जाएगा, इस सब से घबरा कर कि अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहले इनके कल जो है सुबोध उनियाल जी गए, सरकारी प्रवक्ता, इन्होंने वहाँ तीर्थ पुरोहितों को फिर बातचीत करके किसी तरह से जो है एक मंच तैयार किया, क्योंकि मुख्यमंत्री और ये पूरी सरकार तो समझ चुकी थी कि जो है ये हम लोग आज विरोध करेंगे मुख्यमंत्री का वहाँ पर। लेकिन कल सुबोध उनियाल जी ने वहाँ पर जाके कुछ बातचीत की, आश्वासन दिया और आज हरक सिंह जी ने फिर जो है वहाँ पर कसम खाई है कि 30 नवंबर को तक जो है ये देवस्थानम बोर्ड भंग कर देंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हरक सिंह जी ने एक कसम धारी देवी मंदिर में भी खाई थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा
लेकिन अब देखते हैं कि ये बद्रीनाथ भगवान जिसको मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी 5वीं बार केदारनाथ आ रहे हैं। केदारनाथ के प्रति इनके प्रधानमंत्री की आस्था है, इनके भाजपा की आस्था है। अब देखते हैं कि ये केदारनाथ में 11वें ज्योतिर्लिंग के सामने इन्होंने जो कसम खाई है, इन्होंने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया है, ये अपने इस पे कितना खरा उतरते हैं। और नहीं तो देख लीजिए आप, हिमाचल में तो देख लीजिए 3 सीटें हार चुके हैं, एक पे जमानत जब्त हो चुकी है। तो ये तैयारी कर लें। इस बार इन्होंने तीर्थ पुरोहितों को गुमराह किया और छला, तो तीर्थ पुरोहितों का श्राप जो है, जो उत्तराखंड से शुरू होगा, ये पूरे देश में जाकर इनके लगेगा और हम उत्तर प्रदेश के चुनाव भी प्रभावित करेंगे। जी विजय जी। सुजाता जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है तीर्थ पुरोहितों को लेकर? देखिए, जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो वो एक घोषणावीर है, वे कर कुछ नहीं सकते। क्योंकि देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि ये गुलाम मानसिकता वाले लोग केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही इस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सकते हैं। अभी 11 तारीख के बारे में ब्रजेश सती जी बता रहे थे, आपको बता दूं कि 13 सितंबर को रुद्रप्रयाग में एक बहुत बड़ी रैली होनी थी और उसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए 11 तारीख को भ्रमित करके बरगलाकर हमारे तीर्थ पुरोहितों को बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने बात करी और उन्होंने एक पत्र लिख कर दिया कि हमारी केवल एक मांग है कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो। मगर इन्होंने ऐसा प्रचारित किया, और अगर आपको भी याद होगा कि आपके चैनल पे भी उस दिन डिबेट थी और किस तरह से भाजपा प्रवक्ता आके झूठ बता रहे थे कि अब जो है मान गए हैं हमारे तीर्थ पुरोहित और उनका जो आंदोलन है वो खत्म हो गया है। जबकि मैं तब भी कह रही थी कि आंदोलन जो है वो केवल स्थगित हुआ। 30 अक्टूबर की डेट के पहले एक और डेट आई थी 7 नवंबर। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए थे केदारनाथ क्योंकि उन्हें पता था कि केदारनाथ के गांव-गांव में, घर-घर में काले झंडे उनके लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए ये पूरा समय उन्होंने करीबन 1 महीने का भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की 57 विधायकों और 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार ने ये कोशिश करी कि इस मामले को कैसे हम संभाल सके। आप मुझे बताइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां जाने की क्या जरूरत थी? किस तरह का बवाल उन्होंने मचवाया, और वो इसीलिए ताकि इस सरकार की खिचड़ी हो। मगर उसके बाद सुजाता जी, आपके पास भी वापस हम आते हैं। नवीन जी की भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवीन जी, आपने यहाँ पर ब्रजेश सती जी को भी सुन लिया है और यहाँ पर आपने सुजाता पॉल जी को भी सुन लिया है, तो सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है आपको? कैसे जी, देखिए, ब्रजेश सती जी तो तीर्थ पुरोहित हमारे हैं और उनकी बात से मैं सहमत भी हो सकता हूँ और उन पे हमारी चर्चा लग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हास्यास्पद ये है कि कांग्रेस के हाथ से मुद्दा निकलता जा रहा है और कांग्रेस कितनी बौखलाई, मतलब कितना इंटरेस्ट कांग्रेस को है कि मुद्दा सुलझना नहीं चाहिए। विषय ये है, कांग्रेस ये नहीं चाह रही कि मुद्दा सुलझ जाए। अगर कांग्रेस ये चाहती कि मुद्दा सुलझ जाए तो उनको लगता है कि मुद्दा हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा है नहीं। वो बड़ी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री को मानसिक गुलाम। अरे भैया, मानसिक गुलाम कौन है दुनिया जानती है। 17-20 साल से एक अध्यक्ष साहब से बदला नहीं गया, उसके आप मानसिक गुलाम सारे हैं और मानसिक गुलाम बता रहे हैं भाजपा वालों को। तो विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकलता जा रहा है और विपक्ष इसको केवल और केवल एक मुद्दा मानता है। विपक्ष को तीर्थ पुरोहितों की दिक्कत से या हकदारियों की दिक्कत से कोई मतलब नहीं है। उनको तो केवल एक चुनावी मुद्दा चाहिए और वो उनको लगता है कि अगर ये मुद्दा सुलझ गया तो उनके हाथ से मुद्दा निकल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे दोनों कैबिनेट मंत्री जो कल वहां गए और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की, और हम भी बाबा केदार से दुआ करते हैं कि 30 तारीख तक ये मुद्दा सुलझ जाना चाहिए, ये मुद्दा सुलझ जाना चाहिए बिल्कुल। और हमारे जो तीर्थ पुरोहित और देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध में जितने भी लोग वहाँ पे लामबंद हैं, उनकी मांग मान ली जाए सरकार द्वारा और ये मुद्दा सुलझ जाए। इसके लिए हमारे मंत्री और शीर्ष नेतृत्व प्रयास कर रहा है और निश्चित तौर पर जो है मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 30 तारीख तक सुलझ जाएगा। लेकिन इसके सुलझने से कांग्रेस के जो है पेट में सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान है, विपक्ष परेशान है। हम तो 100% चाह रहे हैं कि मुद्दा सुलझे और हमारे जितने भी हकदारी हैं, जितने तीर्थ पुरोहित हैं, वो जो है उनको उनका जायज हक मिले और किसी भी तरह की जो है दिक्कत उनको ना आए। जी सुजाता जी और ब्रजेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व
उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। मैं सुशील कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार शिकारपुर, जनपद बुलंदशहर। दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के इस असीम पावन पर्व त्योहार पर इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ तथा सभी देशवासियों से यह अपील करता हूँ कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में शासन प्रशासन एवं सबका साथ दे, सहयोग दे। पटाखों को जलने जलाने से बचें, अपने परिवार को उनसे दूर रखें, उनसे बचाएं। हमें पर्यावरणीय क्षति को बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से रोकना है। साथ ही कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु, उसको नियंत्रित करने हेतु हमें अवश्य ध्यान रखना होगा। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, पास पड़ोस को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सुरक्षित रखें। अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। नीरज कुमार द्विवेदी, तहसीलदार शिकारपुर, जनपद बुलंदशहर की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे अपील करता हूं कि दीपावली के पावन पर्व पर प्रदूषण न फैलाएं। देवेंद्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलंदशहर, अपने समस्त क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमती कंचन गुप्ता, खेल अध्यापिका, महर्षि विद्या मंदिर, हमीरपुर की तरफ से सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरीश चंद्र, सब डिविजनल ऑफिसर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब डिवीजन, हमीरपुर की तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। एमएनएन कंपनी की तरफ से क्षेत्रवासियों और जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। निसार अहमद सभी प्रियजनों से अपील करते हैं कि दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाएं और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का उपयोग ना करें। एसीसी सीमेंट के मंडल स्तर 22 जिलों के डीलर, जेपी सीमेंट के जिले स्तर के डीलर, गैलेंट सरिया के ब्लॉक स्तर के डीलर और मोरंग बालू के थोक एवं फुटकर विक्रेता। पता NH2 हाईवे औरैया रोड, अकबरपुर, जिला कानपुर। पार्षद नगर निगम गोरखपुर और समाजवादी पार्टी का एक नन्हा सा सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी के तरफ से मैं धनतेरस, दीपावली और छठ की पूरे भारतवर्ष के लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और साधुवाद व्यक्त करता हूं। मैं चंदन विश्वकर्मा, राष्ट्रीय कमेटी लोहिया वाहिनी के तरफ से धनतेरस और दीपावली की और छठ की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं पूरे समाजवादी पार्टी के परिवार के तरफ से उत्तर प्रदेश और भारत देश को।
दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। सबसे अहम बात ये रही, यहाँ बनटांगियाँ रही है जिसको खुद मुख्यमंत्री जी गोद लिए हैं। फिलहाल हमारे साथ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह जी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ है और क्या देशवासियों के लिए कामना है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामना देंगे। दीपावली का पर्व आपस में भाईचारे के साथ मनावें और पूज्य महाराज जी जो कि गोरख पीठाधीश्वर से तब से वो बनटांगिया में आते थे, आज मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन हम बधाई देंगे पूज्य महाराज जी को कि बनटांगिया को पूज्य महाराज जी नहीं भूले और आज भी पूज्य महाराज जी हर साल दीपावली के दिन पूज्य महाराज जी बनटांगिया में दिवाली मनाते हैं। और बनटांगिया, जहाँ की बनटांगिया के लोग जंगल में रहते थे, वहाँ लकड़ी तोड़ के बेचना, पत्तल बनाना ही उनका मूल काम था। लेकिन आज बनटांगिया में देखेंगे तो करीब 1100 आवास बन गए हैं, बिजली से सभी टोले आच्छादित कर दिए गए हैं और फिर वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बन गया है, स्कूल बन गया है, टीटीएसपी के माध्यम से शुद्ध जल वहाँ पर सबको दिया जा रहा है। सड़कें भी करीब सब बन गई हैं। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने पैसा दिया है तो उससे भी सड़क बन रही है। 90 लाख रुपए दे करके उन्हीं बनटांगिया के बीच में बुढ़िया माई मंदिर है, उसको भी पूज्य महाराज जी ने सड़क दिया है, उसका जीर्णोद्धार कराया है। तो वहाँ के लोग अब जो है जैसे आम गांव में लोग रहते हैं उसी तरह से वहाँ जीवन यापन करते हैं। हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे कि उन्होंने गरीबों को सुध ली और ऐसा कार्य किया। मैं प्रमोद कुमार यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी, समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मुझे समाजवादी लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रदीप तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं जितेंद्र नाथ अग्रवाल, शक्ति संयोजक आर्यनगर उत्तरी का आप सभी वार्डवासियों को, वार्ड नंबर 61 की समस्त सम्मानित जनमानस को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के घरों में मां लक्ष्मी का वास हो, मां लक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी आशा एवं विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यशपाल रावत, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी सहजनवा गोरखपुर की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर छिरीरार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराज तीर्थ पुरोहितों को मना लिया है और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की। सीएम धामी आज खुद केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने नाराज तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की है और उन्हें 30 नवंबर तक का उनसे समय मांगा है और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ सकारात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। हालांकि पुरोहितों का ये कहना है कि उनका ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा है कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने आ रहे हैं, तो तीर्थ पुरोहित उनका स्वागत भी करेंगे। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस पर सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया और जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत जी लगातार बयानबाजी, उनकी आज भी मैं उनका बयान अखबार में पढ़ रही थी कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया वो बिल्कुल सही बनाया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो जो इस तरह का जो जिद्दीपन इस समय बीजेपी की सरकार दिखा रही है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। देखिए, आप लोकतंत्र में हैं, आप एक लोकतंत्र के में आपकी लोकतांत्रिक देश में हमारा बीजेपी का शासन है इस समय। आपको सबसे पहली गलती तो ये है कि जिन तीर्थ पुरोहितों के लिए, जिन मंदिरों के लिए आप कोई बोर्ड बना रहे हैं, किसी बोर्ड का गठन कर रहे हैं, तो जिस समय ये रूपरेखा तैयार हो रही थी कि भाई हम कोई नया कानून बनाना चाहते हैं, तो उसमें ही आपको पहले जो भागे पंडा पुरोहित समाज है उनमें से कुछ लोगों को उसमें जरूर शामिल कर लेना चाहिए था।
और खास तौर पे वो लोग जो जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ जो बड़े मंदिर हैं हमारे, उसमें जो हमारे जो पुरोहित समाज के लोग हैं उनको जरूर शामिल करना चाहिए था और उसके बाद ही उनके साथ बैठकर कोई नियमावली या किसी बोर्ड का गठन होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इतनी जो इस समय जो मशक्कत बीजेपी सरकार को करनी पड़ रही है और धामी जी को वहां जाकर मनाना पड़ रहा है, टाइम लेना पड़ रहा है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 57 विधायकों के साथ आप सत्तासीन है, आपको लगता है कि ऑपोजिशन उत्तराखंड में नगण्य स्थिति में है और आप जो चाहे वो अपने विधानसभा में आप किसी भी बिल को रखेंगे और वो पास हो जाएगा क्योंकि उसका विरोध नहीं होगा। लेकिन आप देखिए जिन लोगों के लिए आपने एक नियम कानून बनाया वो लोग खुद यहाँ पर पूरी तरह विरोध में बैठे हुए हैं और त्रिवेंद्र रावत जी के साथ जो परसों हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से उनको वहां पर रोका गया, लेकिन उस चीज को आप डिनाई में नहीं कर सकते क्योंकि उनकी गलती की है, उनके प्रति लोगों में नाराजगी है। लेकिन उसके बाद भी वो देवस्थानम बोर्ड को सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, अभी भी उनका जो बयान आया उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने एक तो होती ना, आपने गलती करी उसके बाद आपने उस गलती को एक्सेप्ट किया। एक होता आपने गलती की, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये इस समय हालत जो है त्रिवेंद्र रावत जी की हो चुकी है। वो अपने बीजेपी के जो अपने आला कमान है उनको ये सिद्ध करने की लगातार नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। जी मतलब बिल्कुल आप तो चोरी और सीना चोरी, मतलब एक तो गलती कर रहे हो उसके बाद आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। आप सिंपल एक बयान दे सकते थे कि हो सकता है कि मेरे इस गठन में इस बोर्ड को मैं समझा नहीं पाया हूँ या मैंने ये हो सकता है कि कुछ गलतियां कर दी हूँ, कोई बात नहीं, सब लोग बैठ के इसको दोबारा से एक बार कर देख लेते हैं, जहाँ जो कमियां होंगी उसको मैं ठीक कर दूंगा। एक सिंपल इस तरह का बयान आ देना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल वो मानने के लिए राजी नहीं है। लेकिन इसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं उमा जी ये लगातार देखने को मिल रहा है। ब्रजेश जी कुछ कहना चाहते हैं। ब्रजेश जी क्या कुछ कहना है आपको? माँ जी कह रही है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन 2 सालों से जो तीर्थ पुरोहित जो पूजा पाठ पद्धति और धर्म प्रचार करते हैं इन तीर्थों के बारे में, वो लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, वो सही है जी। 10 दिसंबर 2019 को जब राज्य विधानसभा में ये विधेयक पारित किया जा रहा था, उस दिन बृहस्पन्ना पुल के पास हमारे सैकड़ों तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे थे और उनको जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने गाड़ी में बैठा के थाने में ले गए और देर रात तक वहां पर बैठाए रखा और 4 सीधे साधे भोले भाले तीर्थ पुरोहितों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये अच्छा काम हुआ क्या? ये कहाँ की नैतिकता है? और उसके बाद आप हट धर्मिता देखिए, उसके बाद भी अपनी बात को जो है सही साबित करने के लिए गलत तथ्य दे रहे हैं। मैं भाजपा प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि यह देवस्थानम बोर्ड वाकई में बहुत बढ़िया है, कायाकल्प करने वाला है, बहुत अच्छा है, तीर्थों के हित में है, मंदिरों के हित में है, तीर्थों के हित में है, तो मान्यवर मुझे ये बता दीजिए पिछले 23 महीने में इस देवस्थानम बोर्ड की 5 क्या उपलब्धियां रही हैं, बता तो दीजिए। आपने होमवर्क तो किया होगा। उपलब्धि ये है कि इनके जो संस्कृति मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, जो खुद को भगवान भी कहते हैं और देवस्थानम बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, ये अभी तक 4 धाम तो छोड़िए, 1 धाम के भी दर्शन के लिए नहीं गए, वहां की स्थानीय स्थितियों को देखने नहीं गए। तो किस तरह का कायाकल्प करेंगे? ये देहरादून में बैठ के करेंगे? ये सरकार के अंदर क्या है, जो मंत्री हैं, जो संगठन है, मुख्यमंत्री हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। 2 समानांतर रेखाओं की तरह सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि तीर्थ पुरोहितों को मना लिया है, कल आप देखिएगा कि एक स्टेटमेंट फिर आ जाएगा कि इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। फिर तीसरे दिन जैसे ही देखेंगे ये मोदी जी चले गए, उसके बाद ये कम्युनिकेशन गैप रखेंगे, वार्ता नहीं होगी। वैसे ही 30 नवंबर की तिथि आ जाएगी, 30 अक्टूबर से नवीन जी जवाब दीजिए यहाँ पर ब्रजेश जी की बात का कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ 5 नवंबर को चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और चूंकि अभी 2 दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जो हुआ वो ना रिपीट हो, इसलिए इस तरीके का आश्वासन दिया गया है? नहीं, देखिए पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक बात की थी और हाई पावर कमेटी का गठन भी किया था, उसकी एक रिपोर्ट आ भी चुकी है। मुख्यमंत्री बनते ही नवीन ठाकुर जी उन्होंने हाई पावर कमेटी का गठन किया था और तब से काफी वक्त बीत चुका है और लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आपको लगता है कि अब ये तीर्थ पुरोहित मानेंगे? रिपोर्ट भी आने वाली है, उसमें जो जैसे सतीश जी ने बताया भी। नहीं, तीर्थ पुरोहितों को क्यों नहीं रखा आपने? जो है ना क्यों नहीं उसमें? देखिए आपने एक धाम की नहीं अभी तक आप ही बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप ही बोल रहे थे, मैं सुन ही रहा हूँ। मैं आपको करेक्ट करता हूँ। नवीन जी जहाँ पर आप गलत होंगे आपको सुनना पड़ेगा।
बिल्कुल सुनना पड़ेगा। और आप तीर्थ पुरोहितों की नहीं सुनेंगे, आप विपक्ष की नहीं सुनेंगे, तो आप सुनेंगे किसकी? आप ये बताइए, 11 तारीख को डिसाइड हुआ था ना। अरे आप सुन तो लीजिए, 11 तारीख को डिसाइड हुआ, 14 तारीख को हमारी महापंचायत ने 8 नाम दिए। आप 25 तारीख को 8 नामों की सूची तब जारी कर रहे हैं जिस दिन आपके अध्यक्ष ने अंतरिम रिपोर्ट दे दी। तो ये क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, पहली रिपोर्ट के बाद ही, पहली रिपोर्ट के बाद ही वो 8 नाम। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? 8 सदस्यों की अब उपयोगिता क्या है जब अंतरिम रिपोर्ट दे दी? 40 दिन तक आप क्यों बैठे रहे? अभी एक रिपोर्ट, ब्रजेश जी, अभी एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा कि अभी जब तक 8 प्रतिनिधियों के साथ नहीं, वो बात आपका विषय अलग है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अंतरिम रिपोर्ट आ गई। अंतरिम रिपोर्ट नहीं आई है, 8 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, उनके साथ जो बैठक होगी उसके बाद दूसरी रिपोर्ट पे जो है निर्णय होगा। तो अभी वो पहली रिपोर्ट पे निर्णय नहीं हुआ। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? नहीं, कोई जल्दीबाजी क्यों की? अभी तो आप कह रहे हैं कि 1 महीने से गठन हो गया था, अब आप कह रहे हैं जल्दबाजी की। अगर जल्दी से जल्दी बैठक नहीं होगी, हमारे 8 मेंबर्स का आपको पता नहीं है इस बारे में? हमारे 8 मेंबर्स को क्यों शामिल नहीं किए गए? पहली जब रिपोर्ट आई तब आपके मेंबर्स नहीं थे। अब जो है दूसरी रिपोर्ट से पहले 8 मेंबर्स शामिल किए गए। अब जब 8 मेंबर्स उसमें आ गए हैं तब उसके बाद उन सबके साथ हमारे बद्रीनाथ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। नहीं, जो नाम वहां से दिए गए, नहीं बीजेपी के जो नाम वहां से दिए गए वही तो सम्मिलित हुए हैं। बीजेपी के उनके वो कोई बीजेपी के दायित्वधारी हैं। बद्रीनाथ से 3 नाम गए थे, उसमें 2 सम्मिलित हुए हैं ना। ब्रजेश जी, जो 3 नाम गए उसमें 2 सम्मिलित हैं। नहीं है, नहीं है, 8 प्रतिनिधि, 8 सारे के सारे प्रतिनिधि जो है चारों धाम से ही है, कोई अलग नहीं है, वो बाहर से तो नहीं है। नाम गए थे, उन तीनों नामों को काट करके रविंद्र पुजारी, आपके संजय शास्त्री और विनय ध्यानी को दिया गया है। आपके जो है मनोहरकांत ध्यानी भी अध्यक्ष है और एक ध्यानी भी जो है दूसरे सदस्य हैं, दोनों देवप्रयाग पंडा समाज से। बद्रीनाथ में 33 हक हुकूकधारी तीर्थ पुरोहित हैं। डिमरी समाज है, आपके ब्रह्म कपाल के सती तीर्थ पुरोहित हैं। इसके अलावा जो है आपके पांडुकेश्वर के लोग हैं हक हुकूकधारी 4 लोग, 33 हक हुकूकधारी हैं। आपने उन सबको काट दिया और आपने पुजारी कर्णप्रयाग जो ना हक हुकूकधारी है न, और उसके बाद आप यहाँ गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि आपके 8 लोग आगे। आप पहले अध्ययन कर, आप जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से वो लिस्ट, वो सूची मांग लीजिए। नहीं, वो सूची है हमारे पास। देखिए ब्रजेश जी, आप एक शब्द नहीं गलत, क्या 8 लोग सम्मिलित नहीं हुए? गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए ना। क्या गलत बयानबाजी कर दी ब्रजेश जी? क्या गलत बयानबाजी कर दी? बयानबाजी क्या गलत कर दी? क्या गलत बयानबाजी कर दी? मैंने कहा 8 लोग सम्मिलित हुए। अब वो कौन किससे हैं आप लोगों को ज्यादा पता होगा, वो तो आप लोग वहां बैठे हैं, आप लोगों को बताओ। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए आपको करेक्ट कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा जो नाम दिए गए थे वो लोग यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नाम वहीं से आए थे, सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी का जो नाम। अरे भैया आप कह रहे हैं, तीर्थ पुरोहित नहीं कह रहे हैं। चलिए ठीक है, सुजाता जी कुछ कहना चाहती है। सुजाता जी क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आप ब्रजेश सतीश जी को लेके आए, क्योंकि उन्होंने ये बातें कह दी। क्योंकि ये मुद्दा जो है ये जनता का मुद्दा है। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को उठाना, और भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि जो मुद्दा है उसका हमें सोल्यूशन चाहिए। आप सोल्यूशन दे दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा चुनाव में। चुनाव की बातें ये करते जा रही है, शर्म नहीं आती कि आज जो हमारे सामने मुद्दा है उसमें केवल भ्रमित किया गया और इन्होंने कुछ समाज के नाम दिए, कुछ और समाज के नाम बता तो आप यहाँ देहरादून में बैठ के बता रहे हैं और समाधान ढूंढ रहे हैं। मेहता समुदाय भी है वहाँ पे, केवल डिमरी समुदाय, और आप तो किसका भंडारी समुदाय है सिंह द्वार के अंदर। आपको मालूम क्या है, कितना मालूम है? आप लोग कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते और धरातल में नहीं जाते। और सतीश जी आपको बताएंगे कि ये ड्रोन से बहुत इन्होंने काम किया है, धरातल पे उतर के काम नहीं किया। और पुष्कर सिंह धामी, आपके साथ मैं बात कर रही थी और तभी मुझे फोन आ गया कि नहीं, पुष्कर सिंह धामी के विरोध में भी नारे लगे हैं आज केदारनाथ धाम में। तो कहीं पे भी हमारा पंडा पुरोहित समाज जो है वो मान नहीं गया है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये सीधे केदारनाथ धाम से अभी अगर ऐसा, मतलब ये समझ लीजिए जैसे भगवान जी ही बताते हैं
और ये खबर हमारे तक पहुंच जाती है कि नहीं, ये बात सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपके ऑडियंस तक। तो सच्चाई ये है कि पुष्कर सिंह धामी गए, हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे सम्मानीय है। हम सब देवभूमि में रहते हैं, हम किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, और जो सरकार होती है वो बरगलाने का काम, बेवकूफ बनाने का काम ना करे तो बेहतर होगा। मैं आपको कह रही थी कि 13 सितंबर की रैली को खत्म करवाने के लिए इन्होंने 11 सितंबर से को इनसे बात करी, मगर 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री लौट गए ऋषिकेश से, उन्हें केदारनाथ जाना था। वो इसलिए क्योंकि उनका वो दिन खास 20 साल पूरे उनके शासन काल के खराब हो जाते, क्योंकि घर घर में काले झंडे तैयार किए जा रहे थे उनके विरुद्ध। और अब आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक मंत्री जा रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। जब बेरोजगारी चरम पे है, जब इस वक्त जरूरत है कि सारी जगह पे हर व्यक्ति की बात को सुने, उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है केदारनाथ? इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां समस्या बहुत विकट है और जाना भी चाहिए, और उस समस्या का समाधान होना भी चाहिए। केदारनाथ के प्रांगण में पुष्कर सिंह धामी के विरुद्ध नारे लगे हैं। आज इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। कुछ ही देर में आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है सुजाता जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग जो लगातार पुरोहित उठा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बात की और 30 नवंबर तक का समय मांगा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे ब्रजेश जी का रुख करेंगे। ब्रजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी का जो बयान सामने आया उस पर उन्होंने ये कहा है कि जो पुरोहित है वो मान गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 नवंबर को आएंगे तो वो उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल आपकी 5 नवंबर को लेकर क्या कुछ रणनीति है? आगे आप किस तरीके से वहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या उनका स्वागत करेंगे?
देखिए, जो पुष्कर सिंह धामी अपने बचाव में स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। हमारा जहाँ तक कहना है कि हम इनकी बातों में हम राजी नहीं हुए, हम इनकी बातों से सहमत नहीं है। हमारा विरोध प्रदर्शन, जैसे अभी सुजाता जी कह रही थी, हमारा विरोध हुआ, इनके विरोध में भी नारे लगे, धरना प्रदर्शन चारों धामों में जारी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी सूचना दे दूं आपको कि 5 तारीख को जब माँ गंगा के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे और माँ गंगा की चल विग्रह मूर्ति शीतकालीन प्रवास मुक्वा के लिए चलेगी, तो उस दिन में हमारे तीर्थपुरोहित रावण और पुजारी काला पट्टी बांध के अपना विरोध देवस्थानम बोर्ड के विरोध में दर्ज करेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री केदारनाथ में होंगे उस दिन हमारी जो डोली गंगा जी की जाएगी वो काली पट्टी बांध के विरोध स्वरूप जाएगी। तो आप ये स्पष्ट संकेत समझ लीजिएगा कि विरोध हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमें अभी भी विश्वास नहीं है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। तो यही वाली स्थिति हम लोगों की भी है। और ये भी मैं बता दूं कि उत्तराखंड राज्य के इतिहास में जो राज्य प्राप्ति का अलग जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद से हमारा तीर्थ पुरोहितों का ये दूसरा आंदोलन है। इतने लंबे समय तक चलने वाला यह तीर्थ पुरोहितों का, मंदिरों से जुड़े लोगों का, पुजारियों का, उनका ये काम नहीं है। हमारा काम सड़कों पे नारा लगाना नहीं है, या टीवी डिबेट में आके ये करना नहीं है, या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसे व्यक्ति को जो बड़ी आस्था से केदारनाथ गए थे उनको वहां से भगाने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन इन लोगों ने इस कृत्य को करने के लिए हमें मजबूर किया। जी नवीन जी, क्या कुछ कहना है आपको? क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तीर्थ पुरोहित नाराज नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश रति जी जो कि खुद एक तीर्थ पुरोहित है और वो एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अभी भी नाराज है और उन्हें विश्वास नहीं है कि आगे आने वाले समय में उनकी समस्या का समाधान होगा। देखिए, जब वार्ता हो चुकी है पहले भी, और हमारे दो कैबिनेट मंत्री, अभी हमारी आदरणीय रीति सुजाता जी देखिए 2 तरह की बात कर रही थी। आप देख लीजिए कांग्रेस किस प्रकार जो भरमाने का काम करती है। एक तरफ वो कह रही थी क्यों जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री वहां, बार बार क्यों जा रहे हैं, फिर तुरंत उन्हें आभास हुआ, फिर तुरंत उन्होंने कहा देखिए जाना भी चाहिए, इतनी बड़ी समस्या है। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि मुद्दा उलझा रहे और उसका राजनीतिक लाभ ले। इस मुद्दे की राजनीति करना चाहती है कांग्रेस, राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस बार बार। हमने कहा कि उमा जी कुछ कह रहे हैं, उमा जी कुछ कह रहे हैं। उमा जी क्या कुछ कहना है आपको? राजनीति करने का मौका क्यों दे रही है आपकी सरकार? नहीं, आप मामले को सुलझा दीजिए, आप बोर्ड वापस ले लीजिए। मामला ही नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया, मौका नहीं रहेगा ना। आप मौका दे रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया ना, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, सुलझाएंगे। जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अब मैं काफी देर से आपको सुन रही हूँ नवीन जी। मैं सिंपल एक चीज कहना चाहती हूँ। आपको 57 विधायकों के साथ आपको सत्तासीन किया गया उत्तराखंड की विधानसभा में। केंद्र में आप लोगों को 303 सांसदों के साथ सत्तासीन किया गया। आपने ये समझ लिया है कि पूरा देश और उत्तराखंड और पूरे हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र आपकी बपौती बन चुका है। आपको लगता है कि आपके पास इतना बड़ा मैंडेट आ चुका है कि आपको हटाया नहीं जा सकता, आप लोगों को हराया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहती हूँ ठाकुर भाई, वो आप जरूर सुनिएगा। हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार बनने वाली ये पार्टी बीजेपी आज हमारे केदारनाथ के पंडा पुरोहितों हक हकूक धारियों का शाप लेने के लिए मजबूर है। आप ये समझ लीजिए, ये वो लोग हैं जिनके हम लोग वहां पर पहुंचे हैं और आज आप लोग को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जो शाप हमारे इन पुरोहितों का आप लोगों को लगेगा वो माफी के योग्य बिल्कुल नहीं होगा। और आने वाले चुनाव में आप लोग देखिएगा। ठाकुर भाई, मैं ये बात कहते हुए अंदर से बहुत ज्यादा आहत हूँ, क्योंकि ये बात वो उस तरह से कहने की नहीं है। लेकिन आप समझिए कि आप लोगों को हमारे पूरे देश ने कितना प्रेम किया है। उस प्रेम का आप लोग ये फल दे रहे हैं कि आप कोई भी कानून बना देते हैं। आप कृषि और हमारे जो दूसरे जो किसान भाई हैं उनके लिए कानून बना देते हैं। 1 साल से लगभग किसान वहां पर बैठे हुए हैं। आपने एक बार भी उस कमेटी में किसानों को शामिल नहीं किया। आपने देवस्थानम बोर्ड बनाया, उस देवस्थानम बोर्ड में आपने किसी एक पंडा पुरोहित को शामिल नहीं किया। आप ही बताइए ठाकुर भाई, कल को कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी और आप लोगों के लिए कुछ भी कानून बना देगी और मजबूर करेगी डंडे के बल पर कि आप उस कानून को मानिए, तो ये कहां तक जायज है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतांत्रिक देश है? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम लोग अधिनायकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और बहुत बेटर है कि अभी आप लोगों के पास मौका है। अधिनायकवाद को छोड़ दीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। उमा जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कीजिए। यशी जी, मैं उमा जी से पूछना चाहता हूँ कि
आम आदमी पार्टी की दोगली राजनीति क्यों है? दिल्ली में तो जो है ये हज हाउस 150 करोड़ का बना रहे हैं, उस पर तकलीफ नहीं है, यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। दिल्ली में ये ताजवर नेगी की हत्या होगी, पार्षद इनका ताहिर हुसैन उसमें नामजद है, उस पर तकलीफ नहीं, उस पर जिक्र नहीं करेंगे। अमरतुल्ला खाल जो है उस पर 4 केस चल रहे हैं, वो स्वामी चिन्मयानंद को मारने की धमकी देता है, उनके सिर काटने के लिए कहता है, इनाम घोषित करता है, उस पर बात नहीं करते। यहाँ पर इनको जो है हिंदू के हमें जम्बरदार बता रहे हैं। हमने जो वादा किया है हिंदुओं की आस्था के लेकर, हम हिंदुओं की पार्टी मानते हैं, हमने हिंदुओं के लिए काम किया है कि हमने 370 नहीं हटाई, कि हमने राम मंदिर नहीं बनाया। हमने करके दिखाया, लेकिन आप दिलवर नेगी के हथियारों को कब हटाएंगे दिल्ली से? दिलवर नेगी के हथियारों के प्रति तो आपका कोई नहीं है। आप जो 150 करोड़ का हज हाउस बना रहे हैं वहां पर दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का, तो उसके बारे में बताइए ना। तब आपको नहीं दिखती क्यों? ये दोगली नीति क्यों चलती है? इस्तीफा कब होगा? इस्तीफा कब होगा? वो तो नवीन जी देखिए, नवीन जी हो गया, अभी दिल्ली की बात रहने देते हैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि पंडा पुरोहितों की समस्या का समाधान होगा या नहीं। नवीन जी फिलहाल आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जब ये दिल्ली पहुंच जाए किसान आंदोलन तब कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, दिल्ली की बात में बाद में करेंगे, दिल्ली की बात बाद में कर लेंगे। बहुत कम शब्दों में मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब पंडा पुरोहितों की जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा या नहीं। आंदोलन के लिए ये तो दिल्ली जा रहे हैं किसान आंदोलन पे, ये दिल्ली पहुंचे किसान आंदोलन पे, तब आपकी बुद्धि पे तरस आ रहा है। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन दिल्ली का है, तब जो है तब कोई कुछ नहीं बोला। नवीन जी शायद आप भूल रहे हैं कि किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है। और आप जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली की कर रहे हैं। में कोई नहीं बैठा किसान आंदोलन में, केवल दिल्ली में और 4-6 जगह किसान बैठे हैं। पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं है, केवल 2-3 प्रदेश में जो है किसान आंदोलन चल रहे हैं। यशी जी आप दिखा दीजिए मुझे कहाँ बैठे हैं जो हिमाचल में किसान, पंजाब के लगा हिमाचल है, हिमाचल है, कहाँ बैठे हैं किसान आंदोलन पे? केरल में किसान कहाँ बैठे आंदोलन पे? चलिए ठीक है नवीन जी, समय की बहुत कमी है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तीर्थ पुरोहितों की समस्या का। जिस तरीके से हमारे साथ ब्रजेश जी भी जुड़े थे, लगातार इस बात को कह रहे थे कि अभी फिलहाल हम अभी संतुष्ट नहीं है। 30 नवंबर तक का समय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, लेकिन हम अपना आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे। देखना होगा कि देवस्थानम बोर्ड पर छिड़ी ये रार आखिर कब तक चलती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख